नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। दोस्तों, आप कल्पना करें कि आपकी एक लाइन जो है वो किसी के चेहरा, किसी का चित्र, किसी की बात को पूरा कह दे। वहाँ शुरू होती है कार्टून की बात। हमारे साथ हैं राजेश दुबे जी, जो कि बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं, देश के जाने माने। और हम राजेश जी आपका स्वागत करते हैं। कार्टून जो है वो पूरे उसमें विधा पे अगर बात करें तो जिस तरीके से अपनी बात कुछ रेखाओं में कह देता है, एक पूरा विषय कहीं ना कहीं व्यक्त कर देता है, तो कैसे कार्टून बनाने की आप लोग सोच पाते हैं? देखिए ये ठीक उसी तरह से है जो पानी में बुलबुले फॉर्म होते हैं। एक बुलबुला पैदा होता है फिर गायब हो जाता है, उसी तरह दिमाग में भी आइडियाज़ जो हैं बुलबुले की तरह फॉर्म होते हैं। और उस आइडिया को, चूँकि अगर आपके पास थोड़ा-सा कला है चित्र बनाने की, तो आप अपने उस विचार को, उस आइडिया को कागज़ पे उतारते हो, वही कार्टून है। आपने शुरुआत कब से की थी कार्टून बनाने की? कार्टून बनाने की शुरुआत तो बहुत लंबा समय हो गया। कॉलेज के दिनों से स्टार्ट किया था। मैं यहाँ साइंस कॉलेज में था, तो उस समय जो प्रतियोगिता हुई थी कॉलेज में कार्टून को लेकर, तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और इस तरह से शुरुआत हुई, वहाँ से शुरुआत हुई कार्टून की। और मुझे मोटिवेट किया सुधीर धर की एक पुस्तक थी, दिस इज़ इट। तो वो हिंदुस्तान टाइम्स में, सुधीर धर बड़े जाने माने कार्टूनिस्ट, हिंदुस्तान टाइम्स में वो एक कॉलम ड्रा करते थे फ्रंट पेज पे, उसका नाम था दिस इज़ इट। तो उसकी एक पुस्तक मुझे भोपाल में मिली, वो पुस्तक मैंने खरीदी। तो उस पुस्तक ने मुझे बहुत प्रेरणा दी, मोटिवेट किया कि कार्टून बनाना चाहिए। फिर अखबारों से जुड़ना आपका? अखबारों से जुड़ना शुरू हुआ नवभारत से, क्योंकि उस समय जबलपुर में नवभारत इकलौता नंबर ऐसा एक नंबर अखबार। एक अखबार था। और बड़ा ही पॉपुलर अखबार था। उसमें कार्टून आते थे भोला राम के नाम से, तो वो भी देखा करते थे। और सिटी पेजेस वगैरह में छोटे छोटे कार्टून बनाने शुरू किए, शहर की समस्याओं को लेकर कार्टून बनाने शुरू किए। इस तरह से कार्टून की शुरुआत नवभारत से हुई। और लेकिन हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगा, मेरा पहला कार्टून छपा था नवीन दुनिया में। और नवीन दुनिया में मेरा जो पहला कार्टून छपा था, उस कार्टून को छापा था हमारे शहर के बड़े ही प्रख्यात और वरिष्ठ पत्रकार कटारे माँ साहब ने। तो सही कहा जाए तो कटारे माँ साहब हैं जिन्होंने मुझे पहली बार कार्टून के लिए मोटिवेट किया। मेरा पहला कार्टून छापा और मुझे बताया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, तो बात ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाओगे, कह पाओगे अपनी। तो इस तरह से शुरुआत हुई। फिर आपने एक और बड़ी आपकी एक सीरीज चली, जी हरिशंकर परसाई पे जी से, जी जी जिसमें आपने उनके व्यंगों की कुछ कोटेशन निकाल के और कार्टून बनाए। जी। परसाई जी से मेरा परिचय कराया जबलपुर शहर के रंगकर्मी, वरिष्ठ सीनियर रंगकर्मी श्री अरुण पांडे जी ने। और अरुण पांडे जी ने मुझे परसाई जी की पुस्तक दी। उन्होंने एक उनका संकलन निकाला था गुरु परसाई जी के। हाँ, गुरु परसाई के हाँ, गुरु व्यंग बाण। परसाई के व्यंग्यवाण। तो वो संकलन उन्होंने मुझे दिया। तो वो संकलन जब मैंने पढ़ा, तो उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अपने शहर के इतने महान लेखक को मैंने अभी तक पढ़ा नहीं। तो फिर मैंने त्रिलोक सिंह जी हुआ करते थे, आपको ध्यान होगा जबलपुर में। हम्म। तो त्रिलोक सिंह जी से मेरा संपर्क हुआ और उन्होंने मुझे परसाई रचनावली की पूरी 6 वॉल्यूम उपलब्ध कराए। और उनको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि परसाई जी जो कहते हैं अपने व्यंग में, वो कहते हैं ना, दूसरे जितने भी व्यंग्यकार हैं, चाहे वो शरद जोशी हों या श्रीलाल शुक्ल हों या ज्ञान चतुर्वेदी जी हों, जितने भी बड़े बड़े व्यंग्यकार हैं जो एक पूरा पन्ना लगाते हैं किसी बात को कहने में, परसाई जी उसको 2 लाइन में कहते हैं। तो ये जो 2 लाइन में बड़ी बात कहने की जो कला है परसाई जी की, वो कार्टून की कला से मैच करती है। और इसीलिए मुझे परसाई जी के व्यंग्य सूक्तियों पर कार्टून बनाने का विचार आया। फिर एक कार्टूनिस्ट को बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। जी। देश की समस्याएं हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं। राजनीतिक मुद्दों पे भी आपने समसामयिक मुद्दे, उन पर भी कार्टून बनाए कभी? देखिए ऐसा कहते हैं कि जो हमारा देश है हिंदुस्तान, ये कार्टूनिस्ट के लिए सोने की खान है। क्योंकि इतनी विसंगतियां हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हों, चाहे वो स्थानीय स्तर पे हों, हर स्तर पे विसंगतियों से भरा है हमारा देश। और बड़ी विविधता से भरा हुआ देश है। तो कार्टून के लिए बहुत विषय मिलते हैं, विषयों की कमी नहीं रहती। राजनीतिक विषय भी वो मिलते हैं। परसाई जी का एक स्टेटमेंट है,
परसाई जी ने लिखा है कि कुछ राजनेता तो इसलिए पैदा होते हैं कि वो कार्टूनिस्ट के लिए कार्टून बनाने के काम आए। तो ये तो ये है हमारे देश का की राजनीति का स्तर। अच्छे पॉलिटिशियंस भी हुए हैं और पर बहुत मौका देते हैं हम कार्टूनिस्टों को कार्टून बनाने के लिए। मैंने नई दुनिया में 5 साल एक कॉलम डेली बनाया दुबे जी के नाम से, और रोज एक कॉलम बनाने में उस कॉलम में हमें स्थानीय की समस्याओं के अलावा राजनीतिक जो उठापटक होती है, हलचल होती है देश में, विदेश में, पूरे विश्व में, उसके ऊपर भी कार्टून बनाने का मौका मिला। सबसे ज़्यादा आपको चुनौती कहाँ आती है कार्टून के समय में, जब आपका कार्टून प्रकाशित होता है और उसको लेके लोग अगर गलत तरीके से देखिए लेते? क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि एक शब्द है टॉलरेंस। तो जो टॉलरेंस पहले हुआ करता था वो अब नहीं है। नेहरू जी का समय तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो पढ़ा है कहते हैं कि अगर शंकर इलस्ट्रेटेड वीकली में नेहरू जी का कार्टून नहीं बनाते थे तो नेहरू जी फ़ोन करके कहते थे क्या बात है शंकर, आज मेरा कार्टून नहीं बनाया। तो उस वक्त के राजनेता, उस वक्त की राजनीतिक दृश्य परिस्थिति ऐसी थी कि लोगों में टॉलरेंस था, सहन शक्ति थी, और कार्टूनिस्ट कार्टून को पॉजिटिवली लेते थे, और अगर कार्टून छपता था तो उससे कुछ सीखते थे। आजकल स्थिति अलग है, अब सीखने वाली बात नहीं रह गई। अब तो अगर आपने किसी के खिलाफ कोई कार्टून बनाया तो वो तुरंत आहत हो जाता है, और फिर आपके खिलाफ बहुत सी बातें शुरू हाँ, होती अलग तरह हैं। से। अभी हाँ, अभी रिसेंटली एक कार्टूनिस्ट का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके खिलाफ एफआईआर की गई। तो वो राजनीतिक कार्टून उन्होंने बनाया था, तो ये नहीं होना चाहिए अभी मेरा इरफान समझ। आए ये थे सबसे गंभीर समस्या है। जबलपुर में अभी इरफान आए थे, उन्होंने उनसे भी हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने बताया आजकल बड़े अखबारों में कार्टून छापना मना बंद कर दिया है, पॉलिटिकल कार्टून। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण बन चुका है कि सत्ता के खिलाफ आप कुछ दो लाइन भी अगर कार्टून में बनाते हैं तो एक वर्ग आपको पीछा करने लगता है। देखिए ऐसा हुआ है, मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ। मैंने एक बार मोदी जी का प्रधानमंत्री का कार्टून बनाया, तो मेरे एक मित्र ने भोपाल से फ़ोन किया, बोले यार ये कार्टून क्यों बनाया तुमने, कार्टून नहीं बनाना था। मैंने क्यों? बोले देखो आप पे नज़र रखी जा रही, सभी ऐसे सभी लोगों पे नज़र रखी जा रही, और जो इस तरह का काम कर रहे हैं फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तो बेहतर है कि आप इस तरह के कार्टून बनाना बंद कर दो। तो मुझे भी लगा कहीं ना कहीं कि यार अब इतना समय गुजार दिया है अच्छे से, अब क्यों कोई मुसीबत मोल लो। हाँ, और वही बहुत गई थोड़ी रही, हाँ, थोड़ी भी अब और जाए। दूसरी बात यह है कि देखिए कार्टून विधा ऐसी है कि इसका बहुत बहुआयामी उपयोग है, और मुझे उन्होंने गाइड किया। उन्होंने कहा कि आप अपने कला को दूसरी जगह यूज़ करिए। तो फिर मैंने दूसरे बहुत से काम किए, मुझे एक नया रास्ता मिला। मैंने डायबिटीज़ के ऊपर डॉक्टर कस्तवार के साथ मिलके करीबन 40-50 कार्टून की सीरीज़ बनाई, और उसका मकसद ये था कि जो डायबिटीज़ जो है, जो आने वाले समय में भयावह रूप लेगी, और उससे संबंधित चीज़ों को आप आम जनता को अवेयर करें कि वो सतर्क रहें, सचेत रहें, अपना ध्यान रखें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो उस तरह के कार्टून्स हमने बनाए, डायबिटीज़ के ऊपर एक पूरी किताब उन्होंने छापी। और इसके अलावा मैंने पिछले साल और उसके पिछले साल पुलिस विभाग के लिए ट्रैफिक हाँ, और ट्रैफिक यातायात कैसे। को लेके मैंने कार्टून्स बनाए। उनका कैलेंडर मैंने बनाया मध्य प्रदेश पुलिस का। और यातायात थाना जो है वहाँ पर जो बाहर बोर्ड लगाया गया, तो जितने कार्टून है वो सारे मेरे बनाए हुए। तो कार्टून हाँ, कोई, लोगों को अवेयर हाँ, करने के लिए भी जरूरी नहीं होते, है कि आप पॉलिटिकल बना। राजनीतिक पॉलिटिकली व्यंग्य करो। आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, आप बहुत सी दिशाओं में आप समाज काम कर में सकते बहुत हैं। विसंगतियां बहुत, हैं, उन हाँ, पर भी आप बहुत प्रहार कर बहुत कुछ बना सकते हैं। सकते हैं आप लोकल स्तर पे। राजेश भाई, एक बात और जानना चाहेंगे, आप केवल कार्टूनिस्ट नहीं हैं, जी एक उद्घोषक भी हैं, जी जी और आकाशवाणी में जी भी आप जी जी लगातार काम कर रहे हैं। जी जी, आकस्मिक आज, उद्घोषक हूँ जी। है ना, आज जिस तरीके से जी आकाशवाणी की भी स्थिति देखने में आ रही, जी प्रसार भारती, जी जी एक दौर था रेडियो बड़ा पॉपुलर हुआ जी करता जी था, वो भी कहीं ना कहीं आज की स्थिति में जी। क्या लग रहा है कि रेडियो अपनी उस रेंज से कहीं पीछे आ गया है? देखिए रेडियो की पॉपुलैरिटी तो आज भी है, ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे स्टूडियो आएँ ऑल इंडिया रेडियो के, तो आपको देखेंगे आपके बहुत सारे कार्ड, पोस्ट कार्ड जो देखने नहीं मिलते हैं, हाँ, विलुप्त हो गए मैंने हैं, आज, लेकिन आपको आकाशवाणी में देखने मिलेंगे। अभी भी श्रोता पत्र भेजते हैं, अपनी फरमाइशें लिख के भेजते हैं, और
कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई प्रोग्राम, फरमाइशी फिल्म संगीत का कोई प्रोग्राम कर रहे हो, और जब आवाज़ हमारी रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोता के पास पहुंचती है, तो वो पहचान जाता है कि ये राजेश भाई बैठे हैं आज स्टूडियो में। तो वो बाकायदा मैसेज करता है और तारीफ़ करता है और अपने मित्रों के नाम बोलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो आकाशवाणी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। दिक्कत ये हो गई कि हम कहीं न कहीं जो प्राइवेट चैनल्स आ गए, उनसे प्रोफ़ेशनलिज़्म में पिछड़ गए। चूँकि ये सरकारी उपक्रम है, और जो अप्रोच चाहिए आज की तारीख में आगे बढ़ने के लिए, वो अप्रोच वहाँ पर नहीं है। चलिए आप पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि आकाशवाणी में जो कार्यक्रम हमें सुनने मिलते हैं, जो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं, वो आपको प्राइवेट चैनल्स में नहीं मिलेंगे। और आकाशवाणी में आपको शास्त्रीय संगीत भी मिलेगा, आपको फ़िल्म संगीत भी मिलेगा, आपको आधुनिक जो गाने हैं वो भी सुनने को मिलेंगे, आपको नाटक भी सुनने को मिलेंगे। ये आपको किसी एफ़एम चैनल में इतनी विविधता नहीं मिलेगी। राजेश भाई, आपसे बहुत सारी बातें की और भी आगे समय समय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। जी, एक उद्घोषक के तौर पर भी आपने अपनी एक पहचान बनाई है, जी, और उससे कहीं ज़्यादा जो आपका कार्टूनिस्ट वाला एक जी, वो पूरा समय है, जिस तरीके से आपने एक इतिहास लिख रहे हैं, जी, अपने कार्टून के जरिए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, जी, जी, वो भी काम एक बहुत बड़ा काम है। निश्चित तौर पर हम समाज को एक दिशा दे सकते हैं, जी। और इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आपने नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर धन्यवाद। समय दिया हमारे दर्शकों के लिए। एक बात दर्शकों हम आपको बता दें, 7 जुलाई को नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ का 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर रानी दुर्गावती संग्रहालय में एक कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे। उसमें आपकी सहभागिता, आपके सुझाव हम तक अगर आएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।